शक्तिमान में ये दिखाता था जो गंगाधर है उसका कैरेक्टर वही शक्तिमान बनता है, और जब वो शक्तिमान बनता है तो दिखाया जाता था कि उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी सच में कोई चीज़ होती है क्या? कुंडलिनी सच में जागृत होती है? अगर मैं अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहूँ तो मुझे कैसा योग करना होगा? सक्सेस मिल जाना आसान है, पर सक्सेस को लंबे समय तक मेंटेन करना, संभालना वो मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, कलाकार विद कलावीथी के इस दूसरे सीज़न में और इस दूसरे सीज़न के फर्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत करने हम जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और इस योग दिवस पर हमारे गेस्ट हैं वर्तमान में योग प्रशिक्षक श्री अमित चौहान जी। आइए अमित चौहान जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। श्री अमित चौहान जी योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में समर्पित प्रशिक्षक, शिक्षाविद एवं समाजसेवी हैं। वाणिज्य विषय में स्नातक यानी बीकॉम की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने अपनी गहन रुचि एवं समर्पण के साथ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र को अपनाया तथा NDDY, CIY एवं योग में स्नातकोत्तर की उपाधियां प्राप्त की। उन्हें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा योग ट्रेनर एवं एवेल्युएटर YT&E लेवल 3 प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। योग एवं स्वास्थ्य के साथ साथ श्री अमित चौहान जी की साहित्य और कविता में भी विशेष रुचि रही है। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2022 में गांधी साहित्य संस्थान दिल्ली द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित विष्णु प्रभाकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वे कथक केंद्र में, जो कि संगीत नाटक अकादमी एवं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख इकाई है, में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपने व्यावसायिक एवं सामाजिक जीवन में उन्होंने विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण, युवाओं के समग्र स्वास्थ्य विकास तथा समाज में योग एवं स्वस्थ जीवन शैली के प्रसार हेतु निरंतर कार्य किया है। ज्ञान, सेवा और संस्कारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें योग, साहित्य और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती है। यह तो आपने सुना श्री अमित चौहान जी का ऑफिशियल परिचय। अमित चौहान जी से मेरा पर्सनल परिचय सुनिए। मैं 2017 में बहुत बीमार हो गई थी, और कथक केंद्र में गुरु हैं, कथक गुरु मालती श्याम जी, उन्होंने मुझे बोला कि मंजरी, तुम इतनी दवाइयाँ खा रही हो, कुछ योग पे भी ध्यान दो। उसके पहले मेरे नज़र में योग की कोई वैल्यू नहीं थी। मतलब जितना मैंने मार्केट में देखा था, योग संस्थान खुले हुए हैं और ये वो, और योग के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लूट रहे हैं, तो योग मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं करता था। और जब मालती दीदी ने बोला कि गुरु जी को लेके मैं तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, आइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन फिर भी मैं बहुत कन्विंस्ड नहीं थी। लेकिन गुरु जी से मिलने के 15 मिनट बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे गुरु जी से योग सीखना है। उसका कारण ये था कि गुरु जी योग को तार्किक तरीके से समझाते हैं। अभी आगे आने वाली बातचीत में आप देखेंगे गुरुजी कितने तार्किक हैं। तो गुरुजी की इसी तार्किकता ने मुझे प्रभावित किया, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे गुरुजी से योग सीखना है। और गुरुजी से योग सीखना शुरू करने के 1 हफ्ते बाद मैंने गुरुजी को ये कॉम्प्लीमेंट दिया था कि गुरुजी, अगर आप मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं मरने को मर जाती, पर मैं योग नहीं सीखती। मिलवाती हूँ आपको अपने ऐसे गुरु से जिन्होंने मुझे ठीक किया। मेरी 26 टैबलेट से लेकर के मेरी दवाइयाँ 6 टैबलेट पे आ गई, और गुरुजी करिश्मा करते हैं, उन्होंने मेरे साथ करिश्मा किया और मैं योग की फ़ैन हो गई। और अगर अमित, ये बात मैं आज भी ऑन कैमरा कह रही हूँ कि अगर अमित गुरुजी मुझे नहीं मिलते तो शायद मैं मरने को मर जाती, पर मैं योग नहीं सीखती। तो आइए मिलवाती हूँ इस अद्भुत, इस चमत्कारी व्यक्तित्व से, श्री अमित चौहान जी से। नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कलाकार विद कलावीथी के इस सेकंड सीज़न के फर्स्ट एपिसोड में। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले, अगर हम एक आम जन की भाषा में बात करें, आम जनता की भाषा में बात करें, तो आप योग को आम जनता के लिए किस तरह से परिभाषित करेंगे? योग क्या है? पहले तो मैं आपको इस द्वितीय आरंभ का प्रथम सत्र के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मंगल आशीष देता हूँ कि आप इस आरंभ को करने के बाद ये चलता रहे नितत,
बहुत बहुत हम धन्यवाद ना गुरुजी। चाहें कि हम कभी ऐसा कल्पना भी ना करें कि इसका कोई अंत होगा। जी जी, बहुत ये बहुत बस चलता धन्यवाद। रहेगा और नितत चलता रहेगा। बस आपका आशीर्वाद इसी की बना रहे। शुभकामनाएं, मंगल आशीष। जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुजी, आपको भी। इस धरातल पर विराजमान हर एक मनीषी को, हर एक आत्मा को, हर एक मनुष्य को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो इस दिवस के महत्व को समझ पाएं और उसको लेकर आगे बढ़ें अपने जीवन में। जी, आपके प्रश्न के अनुसार मुझे लगता है, यदि मैं एक जनसाधारण के लिए कहूँ कि योग को किस तरह सोचते हैं, किस तरह समझते हैं, तो योग को वो ये माने कि स्व से प्रश्न करने का आरंभ कर देना या वो शक्ति ग्रहण करना कि प्रत्येक व्यक्ति स्व से प्रश्न कर पाए। जी, जो प्रश्न बहुत छोटे छोटे हों, जैसे जी, हम सभी खाना खाते हैं, हम सभी सोते भी हैं। क्या खाना खाने से पहले हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि खाना क्यों खाना है? यदि हम, आप कल्पना करें, यदि हम आप खाना खाने से पहले पूछें कि मैं खाना क्यों खाऊं, जी, तो आपको उत्तर मिलेगा यकीनन कि स्वास्थ्य है। तो अपने वेलबींग के लिए हम अपने शरीर को एक पोषक तत्व दे पाएँ, जी, ये हमारा उद्देश्य है भोजन खाने का। दूसरा उद्देश्य है स्वाद। लेकिन प्रश्न ना करने के कारण आज भोजन को लेकर स्वाद प्रधान हो गया, उसके पोषक तत्वों के बारे में कोई महत्व नहीं रहा और कोई जानकारी भी नहीं रही। होते हुए भी मुझे लगता है आज हम उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो स्व से प्रश्न कर लेना ही या उसकी शुरुआत कर लेना ही योग है। सोने जाने से पहले खुद से पूछिए कि मैं क्यों सोना चाहता हूँ। जवाब बहुत साधारण है, बहुत सटीक है कि पूरे दिन की जो तनाव था, शारीरिक था, मानसिक था, वैचारिक था, आध्यात्मिक हो सकता है, तो उन सभी प्रकार के तनावों से अपने आप को मुक्त करने के लिए हम सोना चाहते हैं। जी, है ना? तो क्या हम वो तनाव लेकर लेटे हैं या पहले हमने उससे अपने आप को मुक्त किया है, तनाव स्वतंत्र मुक्त होके, किया जी, और फिर हम अपने सोने के कार्यक्रम को आरंभ करें, जिसको हम योग में, योग निद्रा भी एक विधि है। जी गुरुजी, ये बहुत अच्छी बात आई सामने योग निद्रा की। योग निद्रा को लेके YouTube पे आज के डेट में बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। तो दरअसल योग निद्रा है क्या? ये आम जनता की भाषा में योग निद्रा को आप समझाइए। देखिए, योग निद्रा, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि स्व से प्रश्न करने पर आपके अंदर जो सजगता जागती है, उस सजगता के साथ हम एक सोने के क्रमवार तरीके को अपनाते हैं। जी, जैसे हम शरीर से लेट जाएं और लेट कर ये देखें कि लेटने पर शरीर के किस भाग पर कितना तनाव है और नहीं। जी, यदि कहीं तनाव हो तो उसे हटाने का सिर्फ प्रयास करना है। ना हटे तो इस प्रयास को नितत बनाए रखें, है ना? वो धीरे 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 हटता चला जाएगा। तो इस प्रक्रिया से कि हम अपने शरीर को पहले शिथिल करें, हम अपने मन को शांत करें, हम अपने मन के अंदर एक कोई भी सकारात्मक विचार को धारण करें और उस विचार को लेकर सो जाए। यही योग निद्रा है। यही योग निद्रा है। अच्छा, बाकी जो आपने उनको कहा कि अध्यात्म से जोड़ना या बड़ी बड़ी विधियों से जोड़ना या बड़े बड़े उद्देश्यों से, लक्ष्यों से जोड़ना, जी, मुझे लगता है वो शायद बच्चा जब 10वीं पढ़ ले तो PhD के बारे में सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। अभी स्कूल में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया और PhD की चर्चा कर रहे हैं तो निरर्थक है। मेरा अगला सवाल गुरुजी आपसे ये है कि आप कथक केंद्र में योग प्रशिक्षक हैं, वरिष्ठ योग प्रशिक्षक हैं। तो कथक केंद्र एक इंस्टीट्यूट है परफॉर्मिंग आर्ट का और वहाँ आप जो डांसर्स हैं उनको योग सिखाते हैं। तो कथक और योग का, या ना सिर्फ कथक और योग की बात हम नहीं करते हैं, कला और योग आपस में कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ये आप प्रश्न लाते कहाँ से? सुंदर आपको सामने देख के ऑटोमेटिक प्रश्न निकल जाते हैं गुरुजी। मन की उस पर इतने सुंदर प्रश्न उकेर देते हैं आप। बहुत सुंदर प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम ये जानना चाहेंगे कि कला और योग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इनके बारे में क्या कहा गया है कला और योग को लेकर के, और आज के डेट में भी ये कैसे संबंधित है, क्योंकि आप एक कलात्मक संस्थान में
योग सिखा रहे हैं, इसलिए ये सवाल आपसे जी। किया जाना बहुत ज़रूरी भी है, बहुत लाजमी है। मैं एक सिरे से शुरू कर कर और फिर वापस इधर आता जी हूँ। जी ज़रूर। आप तो सिरा ये है कि ईश्वर की जब कृपा होती है, जी जिसको हम कहते हैं कि ईश्वर की कृपा हो रही है, जी वो है जो हमें समझ आ जाए। और ईश्वर की जो लीला है, जो समझ ना आए, उसे हम लीला कहते उसे हम लीला कहते हैं। हैं। तो जी हम मनुष्य की लीला से शुरू करते हैं जी जी ज़रूर ज़रूर। कि मानव की जो लीला शुरू हुई, विज्ञान के अनुसार कहूँ तो होमो सेपिएंट, जब मनुष्य और पशु के अंदर कोई खास अंतर नहीं था, है ना। 4 प्रकार की जो मनोविज्ञान हैं समान, जी एक पशु में भी और एक मनुष्य में भी, वो चारों प्रकार की मानसिकताएं समान थी उसके। जी आहार, निद्रा, भय और मैथुन, भाई यही क्रियाकलाप एक पशु का है और यही क्रियाकलाप उस समय एक मनुष्य कर रहा था। इस होमो सेपिएंट आदि मानव ने उन्नति करना शुरू किया, जी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया। और प्रयोग में, ये मेरा मतानुसार है जी कि उसने अनेक प्रकार की अनन्य उपलब्धियां और खोज की, जैसे पहिए का आविष्कार किया, आग को आग प्रयोग का करना आविष्कार सीखा, किया। जी है ना। बहुत सारा उसने आविष्कार किया, लेकिन मेरे मतानुसार मनुष्य का सबसे बड़ा, उसके जीवन की उन्नति का आधार और सबसे बड़ी जो उसकी खोज थी, वो थी अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति, क्योंकि देखिए मनुष्य को जीवन जीने के लिए भोजन करना है, जी विश्राम भी करना है, लेकिन उसके मन को, विचारों को आदान प्रदान करने की आवश्यकता है, जी क्योंकि उसके मन के अंदर विचार आते हैं और उन विचारों को साझा करना चाहता है। अभिव्यक्ति के उसने अन्य प्रकार निकाले, जैसा उसको समझ आया। उसने कहीं पाषाणों पर कोई रेखा उकेरी। रेखाएं उकेर दी, कहीं पर उसने कोई ध्वनि निकालनी शुरू करी। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ शब्दों में परिवर्तित हुई, शब्द वाक्यांश बने, वाक्यों से पूरा जो है ना, हाँ, पैराग्राफ बना और एक पूरी तरीके से संतुष्ट करने वाली अभिव्यक्ति आई। जी अब मैं आता हूँ आपके उस प्रश्न पर कि कला और योग का संबंध क्या है? संबंध है। जी कला के जितने भी माध्यम हैं वो बहुत सुंदर माध्यम है, क्योंकि वहाँ पर नाद योग है। अरे वाह। कला में नाद है। जी, नाद योग क्या है गुरुजी? इस विषय पे कोई बात नहीं करता है। हाँ, नाद को बहुत साधारण, क्योंकि हम बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि इस बात को कहीं ऐसे स्तर पर ना ले जाया जाए जहाँ पर वो उसे समझना मुश्किल जी। हालांकि श्री श्री रविशंकर जी के मुंह से मैंने नाद योग की बात सुनी है और नाद योग का सेशन भी देखा है गुरुजी, जो उनके यहाँ हज़ारों लोग बैठते हैं और एक साथ वाद्य यंत्र बजते हैं, वीणाएं बजती हैं, तो वो नाद योग है। पर नाद योग है क्या? मैं एकदम साधारण शब्दों में आपको कहना चाहता हूँ और कला को जोड़कर ही कहूँगा उस बात को। जी जी। मैं नृत्य की बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक नृत्य संस्थान का, राष्ट्रीय नृत्य संस्थान का एक अंग हूँ जी, योग के दृष्टिकोण से। जी। नृत्य जैसे एक बच्चा माता और पिता के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है जी, ऐसे नृत्य का जो अस्तित्व है वो गायन और वादन के मिलन से पैदा होता है। अच्छा। जब वो शब्द हों और शब्द को ध्वनि का साथ मिलता है, गायन और वादन दोनों का साथ मिलता है, तो नृत्य उत्पन्न होता है। अच्छा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई ध्वनि भी ना हो और कोई शब्द भी ना हो और हम नाच रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए कुछ शब्द भी हाँ बिल्कुल। नृत्य के लिए तो वाद्य यंत्रों की ज़रूरत है, ध्वनि की ज़रूरत है और शब्दों की भी ज़रूरत है, बोल भी चाहिए, पढ़ंत भी चाहिए। क्योंकि देखिए नृत्य का दोनों पक्ष हैं, एक नृत्य पक्ष है, एक नृत्य है जी। नृत्य पक्ष यानी उसका टेक्निकल पार्ट जी, उसमें भी जीवंत करने के लिए बोल पार्ट है, उसमें भी बोल है ना। आप देखते हैं हमारे यहाँ पर पढ़ंत की जाती है। बिल्कुल, पढ़ंत तो है, एक जरूरी अंग है कथक में पढ़ंत। तो पैर बोल रहा है ता थई थई तत आ थई थई तत, तो ये पैर जो बोल रहा है ता थई थई तत आ थई तत, ये शब्दों में आपने पहले बताया है जी, तब उससे मिलती जुलती ध्वनि उत्पन्न की, क्रिएट की गई है जी, क्रिएट की गई, तब हमें लगता है कि हाँ ये है जी जी। वरना अगर आप घुंघरू कैसे बजाएं तो मैं उसको कुछ और भी कह सकता हूँ, कुछ और शब्द भी कह सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, तो अभिव्यक्ति का ये जो सुंदर एक व्यवस्था बनी, इसमें शब्दों की भी ज़रूरत थी, ध्वनि की भी ज़रूरत थी। तो नाद योग की जो बात आप कर रहे हैं, इसमें ध्वनि एक स्पंदन पैदा करती है जी, है ना।
जो हमें जीवंत बनाता है। अब ध्वनि के प्रकार में मैं सिर्फ जनसाधारण के साथ एक यही बात साझा करना चाहूँगा कि आपने ध्वनियाँ तो काफ़ी सुनी होंगी, है ना जी। तो जल के संचर की ध्वनि भी सुनी है आपने, कल कल बहती जल की जो ध्वनि है उसकी भी आपने सुनी होगी उसको, उस आवाज़ को। जी बिल्कुल। हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह है, निरंतर ये प्रवाह हमारे शरीर की रक्त नलिकाओं में चल रहा है। जी। हमारे अंदर वायु भी संचर कर रही है। जी। क्या वह नाद है? होना तो चाहिए। होना चाहिए, है ना। बुद्धिजीवी बिल्कुल आपका बिल्कुल। आपका होना तो जवाब, चाहिए। बुद्धिजीवी या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति ऐसा ही कहेंगे कि हाँ उसका होना चाहिए। और मैंने शब्द इस्तेमाल किया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर यदि आपके मन में उतर आ रहा है नहीं तो भी एक बार देखिए, और यही नाद योग है कि हमें ध्वनि को बाहर तो सुनते हैं, क्या वही ध्वनि अंदर है? हम दृश्य को तो, रूप को तो बाहर देख रहे हैं, क्या कोई रूप अंदर है? तो आप आरंभ में यदि आप आंख बंद करके बैठे तो आपको अंधकार नजर आता है, रूप नजर नहीं आता। तो योग वही है कि जो हमारे अंदर रूप भी है, सौंदर्य भी है, श्रृंगार भी है, अभिव्यक्तियां भी है। तो एक अच्छे कलाकार होने का उद्देश्य है कि आप अपने नृत्य के माध्यम से, आप अपने गायन के माध्यम से, आप अपने वादन के माध्यम से एक अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। जी। तभी आप कहते हैं कि ये जो मैंने आज नाचा या ये मैंने जो बजाया या मैंने जो गाया वो इस राग पर था। राग अर्थात उसकी आत्मा, मेरी बात की आत्मा, उसका भाव क्या है ना, उसकी अनुभूति क्या है। तो इसके लिए हमें बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा कि हमारा नृत्य करने का उद्देश्य क्या है। क्या हम इससे वाह वाह बटोरना चाहते हैं, या यदि मैं द्रौपदी चिरहरण की बात करता हूं, उसको नृत्य के माध्यम से दिखाने का उद्देश्य क्या है। तो इस उद्देश्य का स्पष्टीकरण आपके स्व में, ना, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, हमारे अपने स्व में निश्चित हो कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं। जी। ताकि ये संवेदना है ना। अभिव्यक्ति में एक चीज है संवेदना। संवेदना को अभिव्यक्त करना कलाकार का कार्य है। कलाकार मानव जगत को संवेदनशील बनाता है। योग इस संवेदनशीलता का सृजन करता है, इसका उपार्जन करता है। योग की अनन्य विधियों से आप इस संवेदनशीलता को स्व के अंदर जानना शुरू करते हैं, उजागर करते हैं, उसको अनुभूति करते हैं। फिर इस अनुभूति को आप चाहे कला क्षेत्र के माध्यम से, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप वैज्ञानिक हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, तो आप हर तरीके से उसको समझकर और अच्छे से कर सकते हैं अपने कार्य को। तो अगर आपके इस वक्तव्य पे हम ध्यान दें तो आपके हिसाब से योग हर विधा के इंसान के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो कलाकार हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, MBA प्रोफेशनल हो। आजकल लोग योग को, इससे जुड़ा मेरा एक सवाल ये है कि आजकल योग बहुत प्रचलन में है, जो योगा बन के आया है और बहुत प्रचलन में है। जगह जगह योगा क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन उन योगा क्लासेस में फोकस रहता है सिर्फ एक्सरसाइज पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या योगा सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज है आपके हिसाब से? जब हम योग दर्शन की बात करते हैं तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो योग दर्शन में योग सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है। तो आपका इस विषय पे क्या कहना है गुरुजी कि योग फिज़िकल एक्सरसाइज कितना है और कितना योग मेंटल एक्सरसाइज है, कितना वो एक जैसे बात हम करते हैं बॉडी माइंड एंड सोल की, राइट? तो बॉडी माइंड एंड सोल, क्या तीनों का समन्वय है योग, और है तो कैसे है समन्वय? और उसके अलावा अगर हम एक और बात करें कि बॉडी माइंड सोल के अलावा हम एक और बात करें कुंडलिनी की बात, तो आजकल योग का जो ज़ोर है, जो जगह जगह योगा इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, उनका जो ज़ोर है वो फिज़िकल एक्सरसाइज पे है। तो व्हाट अबाउट बॉडी माइंड एंड सोल एंड व्हाट अबाउट कुंडलिनी? आज के डेट में इस विषय पे कोई बात नहीं कर रहा है। जी, आपके प्रश्न में पहली बात थी कि क्या योग सभी विधाओं को
सभी क्षेत्र के लोगों को करना चाहिए। जी। जैसे मैंने अपने वक्तव्य को जहाँ से शुरू किया वहाँ मैंने इस बात को स्पष्ट किया कि योग पशु के लिए है या मानव के लिए। तो मानव से विधाएं बनी है जी। ना, तो योग विधाओं के लिए नहीं है, मानव के लिए। यदि आप मानव हैं फिर आप किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, आपको योग करना चाहिए। ओके। ये पहली नहीं, मेरे पूछने का मतलब भी वही था कि किसी भी विधा से जुड़ा व्यक्ति, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, थिएटर हो, पोइट्री हो, कोई MBA कर रहा हो, कोई MCA कर रहा हो, कोई मल्टीनेशनल में हो, सबको योग करना चाहिए। अब सबको योग करना चाहिए तो कैसा योग करना चाहिए? ऐसा योग जो बॉडी, माइंड एंड सोल को स्ट्रीमलाइन करे या सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज? ठीक है, देखिए विषय बहुत वृहद है, मैं इस विषय को कोशिश करता हूँ कुछ शब्दों में समेटने की। जी। आपने एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है योग दर्शन। जी। इंडियन फिलॉसफी, षट दर्शन। जी। हमारा जो षट दर्शन है, इस षट दर्शन में योग दर्शन सांख्य दर्शन से जुड़ा दर्शन है। ओके। सांख्य दर्शन, योग दर्शन दोनों में जो संबंध है वो ये संबंध है कि सांख्य दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है, उसी का व्यवहारिक पक्ष योग दर्शन है। ओके। योग दर्शन 4 पादों में विभाजित है। ठीक है, उसके 4 अध्याय हैं योग दर्शन के अंदर। पहला जो अध्याय है वो समाधि पाद है, जिसमें मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है उस परम लक्ष्य के बारे में उजागर किया गया महर्षि पतंजलि जी द्वारा। द्वितीय जो पाद है वो साधन पाद है, यानी किन साधन और संसाधनों का सही और उपयुक्त हम प्रयोग करते हुए अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ें। ओके। जब आप उस लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए इन साधन और संसाधनों का उचित रूप से प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। ये है हमारा विभूति पाद। ओके। जब आपके पास सिद्धियां आ जाती हैं तो क्या सिद्धि पाना मुश्किल काम है या उसे संभालना? जाहिर है संभालना। ऊर्जा को बनाना तो आसान काम है, लेकिन उसको ठीक से संभाल के और प्रयोग करना ये मुश्किल है। इट्स अ काइंड ऑफ सक्सेस। सक्सेस मिल जाना आसान है, पर सक्सेस को लंबे समय तक मेंटेन करना, संभालना वो मुश्किल काम है। ये विभूति पाद के अंदर बताएगा कि किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और इन सिद्धियों को किस तरह से आपको इससे अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होना। ठीक है। अंतत्व हो गया तो वहाँ अंतिम जो है वो कैवल्य पाद है, जो हमारे परम लक्ष्य की तरह के आनंद को समझाता है। योग दर्शन कहता है अथ योग अनुशासनम। आरंभ करते हैं महर्षि पतंजलि अथ शब्द से आरंभ करें। अथ का अर्थ है अब, अभी। जी। जब हम अब शब्द कहते हैं तो ये इस बात का द्योतक है कि इससे पहले भी कोई घटना हो चुकी है। जैसे हमारे घर में मान लीजिए कोई कार्यक्रम होने वाला है तो पंडित जी कहते हैं कि आइए अब हवन आरंभ करते हैं। हाँ, इसका मतलब इसके पहले हम कुछ तैयारी कर चुके हैं या कुछ रिचुअल्स कर चुके हैं। हाँ जी, दैट इज सांख्य दर्शन। ओके। दैट इज सांख्य दर्शन। कि सांख्य दर्शन यदि आप समझ गए हैं तो आप, और सांख्य दर्शन का बहुत निचोड़ में मैंने पहले ही आपको बताया कि मनुष्य इस स्थिति में आ जाए कि वो 100 से प्रश्न करना शुरू कर दे। हम दूसरों से बहुत प्रश्न करते हैं, दूसरों से जुड़े हुए प्रश्न बहुत करते हैं। तो योग जो है वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो शारीरिक व्यायाम ही नहीं है। नहीं, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा गुरुजी, जब मैं छोटी थी तो एक सीरियल आता था शक्तिमान जी। शक्तिमान में ये दिखाता था कि जो गंगाधर है उसका कैरेक्टर वही शक्तिमान बनता है, और जब वो शक्तिमान बनता है तो दिखाया जाता था कि उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो मेरे मन में ये सवाल बचपन से रहा कि क्या कुंडलिनी सच में कोई चीज़ होती है? क्या कुंडलिनी सच में जागृत होती है? क्या कुंडलिनी में वो ताकत है कि जिसकी जागृत हो जाए वो हवा में उड़ सकता है, वो बादलों पे चल सकता है, वो समुद्र की लहरों पे चल सकता है, या वो टेलीपैथी कोई चीज़ होती है? टेलीपैथी क्या सच में टेलीपैथी होती है? आज आप मिले हैं तो मैंने सोचा कि अपने सारे सवाल आपसे पूछ लूं और अपनी सारी शंकाओं का समाधान आपके साथ कर लूं, क्योंकि ये चीज़ें बचपन से मुझे बहुत प्रभावित करती रही हैं। वो एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुंडलिनी हर कोई जागृत नहीं कर पाता है। ठीक है। टेलीपैथी सबके पास नहीं होती। मंजरी, हमने अपने गुरुजी से सीखा, साधना जब हमने ली और हमने साधना करनी शुरू की तो शक्तियों का उपार्जन डेफिनेटली हुआ जी। और वहीं पर हमें एक बहुत, जिसको कहते हैं, आदेश दिया गया जी। डेमोन्स्ट्रेशंस आर नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड।
ओके। तो जिस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं या हम उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस विषय को उन्होंने अनुभव करने के लिए कहा है, उसका डेमोस्ट्रेशन या ये सब करने के लिए मना किया गया, उसकी मनाही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि नहीं, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपसे कह भी नहीं रही गुरुजी। बस मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, और अपने दर्शकों को भी, क्योंकि बहुत सारे दर्शक मेरे जैसे होंगे जो शक्तिमान देखते हुए बड़े हुए हैं, और उनके मन में भी ये सवालात होंगे कि भाई क्या कुंडलिनी सच में कोई चीज़ होती है, बिल्कुल होती या है। कुंडलिनी जागृत हो सकती है। कोई व्यक्ति अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहूँ तो मुझे कैसा योग करना होगा? ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल खुले अब और कड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ मैं अपने सारे दर्शकों को, और बिल्कुल विनम्र निवेदन करके आप इसको अन्यथा ना लें, इसको समझने की कोशिश करें। मैं बहुत कड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से योग आरंभ होता है। इसीलिए विज्ञान की किसी भी तर्क शक्ति से आप योग को जांचने की, मानने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो एक अनुभूतिक विषय है। जब तक अनुभूति नहीं होगी आपके मन में प्रश्न बना रहेगा, आप संशय में हमेशा रहेंगे, है ना। शिव कैलाश पे हैं या नहीं है, ये कैलाश पे जाके पता लगेगा। ओके। या मैं और बहुत सहज शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जन्नत देखनी है तो मरना पड़ेगा ना। जीते जी जन्नत देखना चाहेंगे तो मुश्किल काम है, उसकी कल्पना हो सकती है। जिसको आप कह रहे हैं वो कल्पना है जी, और जो वास्तविकता है वो कल्पना से थोड़ा परे होती है। अब मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हमारे अस्तित्व को आप एक ऑनियन की तरह ले लें, एक केले के स्टेम की तरह ले लें जी, केले के एक फूल की तरह ले लें। हाँ, उसकी परत दर परत दर परत जाती है तो... और प्रायोगिक चीज जो मनुष्य को चाहिए, है ना, जिसको वो कंज्यूम कर सकता है, वो अंदर है, वो अंदर है, बिल्कुल। ऐसे ही हमारा मनुष्य का अस्तित्व परतों दर परत बना हुआ है। इसके लिए यदि आप पढ़ना चाहें तो आप कोश की थ्योरी पढ़ें। अच्छा, कोश मतलब ऑर्बिट, ओके, ठीक है। हमारे ऑर्बिट्स में बटा हुआ हमारा अस्तित्व, तो द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड अन्नमय कोश, विच इज मेड अप विद द फूड। अन्न जी, अन्नमय कोश, अन्न मतलब फूड, द लेयर विच इज मेड अप विद द फूड। अन्नमय कोश इज फिजिकल बॉडी जी। अब इसको ऐसे समझिए मंजरी कि मुझे डिलीट करना है ना, मुझे पढ़ाई में सबसे ऊंची उपाधि पानी है, डिलीट पढ़ना है। तो डिलीट पढ़ने के लिए मुझे क्या नर्सरी नहीं पढ़नी पड़ेगी? डेफिनेटली पढ़नी पड़ेगी। अब डिलीट आसान है कि नर्सरी? नर्सरी आसान है। नर्सरी में छोटे बच्चे को भी एडमिशन मिल जाता जी, है ना। पीएचडी में हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता है ना, उसके लिए बहुत सारा योग्यता देखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो शरीर है, इस शरीर को समझने के लिए योग में आसन की जो व्यवस्था है, आसन की जो साधना है, वो सरलतम साधना है जिसको सब कोई कर रहा है। तो इसमें कोई गलत नहीं। पूरी दुनिया जो योग कर रही है आसन समझ के, वो नर्सरी सेक्शन का अभ्यास है। अच्छा, यानी अन्नमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और फिर प्राणमय कोश, हिरण्यमय कोश, फिर वो अंतर जाकर आत्मा की कहीं बात होती है। तो योग में सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। शरीर के लिए आसन दिया गया है, प्राण के लिए प्राणायाम दिया गया है, नहीं, मनोमय कोश के लिए यम और नियम की कड़ी साधना दी गई है। यम नियम का पालन करे जब तक यदि हम ना करें यम नियम का पालन, तो मन को काबू पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन के 3 स्तर हैं जी, है ना। एक कॉन्शियस माइंड है जो सबसे शरारती, सबसे क्रूड माइंड कहते हैं हम उसे, अंग्रेजी में उसे क्रूड माइंड कहते हैं, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड को हम सटल माइंड कहते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड उससे भी ऊपर है। तो हम अपनी इन क्षमताओं को इस्तेमाल करके स्व को समझ पाएंगे, ओके, है ना। तभी देखिए योग में कहा जाता है एक शब्द, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ये पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है, या जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है। पूरा ब्रह्मांड 5 महाभूतों से मिलकर बना है, हमारा शरीर भी 5 महाभूतों से मिलकर बना है। तो इसके अंदर ब्रह्मांड में जो कुछ संभव है वो सब इसके अंदर है ना। तो जैसे बहुत सरल उदाहरण सभी योगाचार्य इस उदाहरण को दिया करते हैं कि दूध के अंदर दही भी है, घी भी है, मक्खन भी है, छाछ भी है, क्या दिखती है?
दूध में दिखती है क्या ये? नहीं। नहीं दिखती है। तो दूध में से इन सब को निकालने के लिए एक प्रोसेस है जी। विद द प्रोसेस। जब तक आप प्रोसेस में दूध को नहीं डालोगे उसमें से सब चीजें बाहर नहीं निकलेंगी। जी। तो आपके अंदर शिव भी हैं, आपके अंदर ब्रह्मांड भी है, आपके अंदर शक्तियां भी हैं, आप अद्भुत भी हैं, लेकिन निकालना पड़ेगा। जी। और आज के युवा वर्गों को मैं हाथ जोड़कर एक बात और कहना चाहता हूँ जी इस अवसर पर कि 2 पंक्तियां मेरी स्वरचित हैं। जी मैं इरशाद। लिखना भी चाहता हूँ। जरूर जरूर। हाँ, आप प्रयास करता हूँ। आप कवि भी हैं ये मुझे पता है, तो आप प्लीज जरूर। आजकल का युवा वर्ग चाहता है कि हम अपने दम पर बढ़ें आगे, है ना, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं इसका विरोधी हूँ इस विचार का, लेकिन सत्य से विमुख होकर इस बात को मान लेना गलत है। सत्य क्या है? ये मेरी 2 पंक्तियां व्यक्त कर रही है सत्यता को कि मिला सहारा बचपन को माँ के स्तनपान का। सच है या नहीं? बिल्कुल सच है। अगर बचपन को माँ के स्तनपान का सहारा ना मिलता तो हम तो करवट भी 6 महीने में लेते हैं। जी। तो मिला सहारा बचपन को माँ के स्तनपान का, ये सत्य है। अब कल्पना कर रहा है अपने अंतिम क्षण की, है ना। एक मनुष्य अपने अंतिम क्षण के लिए ये कामना रखता है, मिला सहारा बचपन को माँ के स्तनपान का और मिले सहारा अंतिम क्षण 4 कंधों के मान का। ये तो 2 लाइन में आपने जीवन की सच्चाई कह दी गुरुजी। तो आपका आरंभ भी किसी न किसी सहारे के साथ था, हमारा अंत भी एक सहारा मांग रहा है। जी, है ना। तो हम उन चीज़ों को समझें, और सहारा मांगने का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को कमज़ोर कह रहे हैं, है ना, हम मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। जी, है ना। यही वसुधैव कुटुंबकम है जी का भाव है। तो इस भाव को समझना भी ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो योग को आप बिल्कुल शुरू करें, और आसन से ही शुरू करें। अच्छा, नर्सरी से शुरू करें। नर्सरी से शुरू करें, और फिर धीरे 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 नितत आप आगे बढ़ते रहें। अच्छा। और ये आगे बढ़ने का मूल मंत्र है स्व से निरंतर प्रश्न करना। एक दिन आपने पूछा मैं कौन हूं, तो नहीं पता लगेगा। आपको निरंतर पूछना होगा, प्रतिदिन पूछना होगा, दिन में एक बार अपने आप से पूछना होगा मैं कौन हूं और मेरे जीवन। दूसरा प्रश्न, यक्ष प्रश्न मान लीजिए स्व से, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। राइट। क्या मैं सिर्फ खाना चाहता हूं? क्या मैं सिर्फ वाहवाही चाहता हूं? अच्छा, अगर मेरे को वाहवाही चाहिए, मुझे पद प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, तो कितने में पूरा हो जाएगा? कोई सीमा है? तो ये तो एक मृग तृष्णा है, इसकी ओर मनुष्य दौड़ रहा है और अंतत्वगत्वा वो फिर इस चक्र में फंस जाएगा। तो योग एक बहुत वृद्ध विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना डीप इसमें जाएंगे, देखिए समुद्र बाहर से जैसा दिखता है ना, वैसा नहीं है जी। उसके अंदर बहुत सारे सौंदर्य, उसके अंदर है सौंदर्य है, रत्न है, श्रृंगार उसके अंदर है, बिल्कुल, रत्न आभूषण उसके अंदर है, बिल्कुल, सिद्धियां उसके अंदर है। नहीं, लेकिन उसके अंदर जा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये आपको एक बल अपने अंदर अर्जित करना होगा, एक दृढ़ निश्चय बनाना होगा। ठीक है। 4 पंक्तियां मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये मेरी स्वरचित नहीं है, मैंने सुनी थी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी तक ये पता नहीं लगा पाया किन की पंक्तियां हैं, लेकिन इन पंक्तियों से प्रेरणा बहुत मिलती है। जी जी। कि कुछ कर गुजरने की आग जीने नहीं देती, कुछ कर गुजरने की आग जीने नहीं देती, और कुछ ना कर पाने का एहसास मरने नहीं देता। यकीन की चिंगारी अश्क पीने नहीं देती, और अटल इरादा शिकस्त पर भी रोने नहीं देता। तो ये 4 पंक्तियां अपने आप मन के अंदर दोहराते रहिए जी, और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। आप अच्छे तो बहुत हैं, मेरी इस बात पर गौर फरमाइएगा। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, मेरे गुरुजी भी इस बात को कहते हैं, हम अच्छे तो बहुत हैं। क्या और अच्छा होने की संभावना है? जी, यदि है तो इसीलिए हम जिंदा हैं। ग्रेट, बहुत अच्छी बात कही गुरुजी आपने। और इसी बहाने आपके गुरुजी की बातों को सुनने का, आपके बहाने हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो 1-2 सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी गुरुजी, एक कलाकार के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने योग और कला के संबंध पे बात की। आपके हिसाब से एक कलाकार के लिए योग
कितना ज़रूरी है और क्यों? आपने कहा सभी विधा के लोगों को योग करना चाहिए, वो तो बात ठीक है, लेकिन विशेष रूप से हम कला की बात करें, क्योंकि मैं खुद एक कलाकार हूँ, आप जानते हैं, और मेरी छोटी बहन कलाकार हैं, पंखुड़ी श्रीवास्तव, वो कथक डांसर हैं, आपको मालूम है, आप कथक केंद्र से ही पास आउट हैं। तो हमारा पूरा परिवार कलाकारों का परिवार है। तो मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ कि एक कलाकार के लिए योग कितना ज़रूरी है और क्यों? श्वास लेने के लिए वायु ज़रूरी है, बिल्कुल, मतलब नासिकाएं तो हैं हमारे पास, 100%, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है या वायु नहीं है तो श्वास ले पाएंगे नहीं। तो एक कलाकार के लिए, जैसे श्वास लेने के लिए वायु ज़रूरी है, कलाकार बनने के लिए योग जरूरी है। ओके, क्योंकि योग, देखिए मैं फिर उसको और अच्छे एलाबोरेट करते हैं। योग आपके अंदर संस्कारों का सृजन करता है। अच्छा, ग्रेट। और इन संस्कारों की अभिव्यक्ति, इसका लाभ कलाकार मंच पर उठाता है। बहुत अच्छी बात कही गुरुजी आपने, है ना? हाँ, क्योंकि कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई कलाकार के लिए योग करना क्या ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया आपसे कि कलाकारों के लिए योग क्यों ज़रूरी है। कलाकार जो योग है वो आपको बल देता है जी। देखिए, जैसे एक फ़ोन है, एक फ़ोन ने काम करना है, अपना सारा काम करना है, लेकिन एक चार्जर क्या करता है? हाँ, फ़ोन की बैटरी जीवंत बनाता है, उसको है, काम करने योग्य बनाता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि योग चार्जर है, चार्जर है, आपको जीवंत अब बनाता है। आप उसकी वैल्यू इसलिए नहीं करते क्योंकि चार्ज होने के बाद आप उसको फेंक देते हैं। ये गुरुजी आपने बहुत अच्छा समझाया, एकदम आज के डेट का एग्जांपल लेके समझाया चार्जर के हिसाब से, क्योंकि देखिए आपने बहुत बढ़िया समझाया। चार्जर तभी याद आता है जब फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, फिर चार्जर याद आता है। बस एक बार चार्ज हो जाए तो फिर फोन कहीं, चार्जर कहीं, है ना? तो ऐसे योग तभी याद आता है जब वो बिल्कुल हम खुश हो जाते हैं, हमारी बैटरी ड्रेन हो जाती है, फिर हमें याद आता है चार्जर कहाँ है, तो वो चार्जर ही योग है। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने गुरुजी। अच्छा गुरुजी, चलते चलते आप हमारे सारे दर्शकों को और इस देश और दुनिया के तमाम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जी जी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, मैं सबसे पहले तो उनको वंदन करता हूँ, हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद भी देता हूँ जी कि इस योग के विचार को पूरे विश्व के साथ जोड़कर उन्होंने जो एक ये दिन का गठन कर दिया है ना, कि इस विषय पर हम बात कर लेते हैं, कभी कभी हमारा ध्यान चला जाता है, तो उनको धन्यवाद करते हुए मैं अपने सभी दर्शकों को तहे दिल से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। वो बात नहीं है, एक गुजारिश है ना। आप मुझे अपना बड़ा भाई मान लें, आप मुझे अपना छोटा भाई मान लें, है ना, आप मुझे अपना बंधु सखा मान लें, और मेरे कहने पर सिर्फ और सिर्फ आप दैनिक 2 वेला 10 मिनट मौन बैठना। आपको कुछ नहीं करना है, आप 10 मिनट आंख बंद करके, यदि आपको कोई विधि ना भी पता हो तो आप आंख बंद करके स्व को देखें। मेरे तन, हे मेरे तन, पूरा दिन भर मैंने तुझे प्रयोग किया अपनी आशाओं अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने तेरा प्रयोग किया, तू कैसा? हाँ, हम तो अपने शरीर से कभी हम अपने ये शरीर पूछते ही नहीं है कि तुम कैसे हो, है ना। तो हम अपने शरीर से पूछेंगे तुम, और पूछने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा ध्यान जाए हमारा, जी जी, है ना, हमारा ध्यान जाए। देखिए आपके घर में जाला लगा है, आपकी दृष्टि पड़ जाए उस जाले पर, तो क्या करेंगे आप? जाहिर है उसको साफ करेंगे। अगर हम आलसी हैं तो थोड़ा सा उसको बढ़ जाने के बाद हटाएंगे, लेकिन हटाएंगे क्योंकि ध्यान चला गया। तो अनिवार्य है कि आपका ध्यान चला जाए। तो आप रोज़ 10 मिनट बैठकर अपने शरीर को देखें, अपने मन को देखें, अपने विचारों को देखें, अपनी भावनाओं को देखें। देखते हुए यदि कुछ आपको ख़राब दिखे तो अपने आप को शोषित ना करें, अपना शोषण ना करें, है ना। आप ये सोचें कि आप अभी जीवित हैं, आपसे जो भी दुष्कर्म हुआ, जो भी पाप हुआ, जो भी नज़रअंदाजी हुई शरीर को लेकर, मन को लेकर, विचारों को लेकर, भावनाओं को लेकर, कर्म को लेकर, आप ये सोचिए मैं जीवित हूँ और मेरे पास अभी अवसर है, तो मैं इसे ठीक कर दूँगा क्योंकि अब मेरा ध्यान चला गया जी। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप 10 मिनट रोज़ आंख बंद करके अपने साथ बैठें और उस टाइम को कहें मी टाइम।
आजकल मी टाइम बहुत पॉपुलर है। मतलब मैंने इसीलिए वो शब्द का इस्तेमाल किया जो पॉपुलर है। आजकल मी टाइम बहुत पॉपुलर है। तो मी टाइम का मतलब ये है आंख बंद करके 10 मिनट श्वास को देख लें। श्वास छोटा चल रहा है, क्यों चल रहा है छोटा? इसे बड़ा भी किया जा सकता है। धीमी गहरी लंबी श्वासों से उसको बड़ा कर लें। धीरे धीरे श्वास को बड़ा करें। धीरे धीरे, आज गुस्सा हो गया, आज उनसे बहुत लड़ाई हो गई, वो पल बीत चुका है, छोड़ दें। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ तो आपको उसको सुन के हंसी आएगी जी, है ना, जाहिर सी बात है, चुटकुला सुन के हमें हंसी आती है। उसी चुटकुले को उसी वक्त दोबारा सुनाओ तो नहीं आएगी, हंसी थोड़ी कम कम आएगी। तीसरी बार सुनाओ तो आपको मेरे पर गुस्सा आ जाएगा। हाँ, कि क्या एक ही बात ये एक ही बात लेके को बैठे क्या हैं। मतलब ये क्या? जब हम एक हंसने की बात को, खुश होने की बात को बार बार सुनकर खुश नहीं हो सकते, जी, तो हम गुस्से वाली बात पे एक बात को पकड़कर कितनी बार गुस्सा होते बैठे हैं। रहेंगे। हाँ, देखिए, क्योंकि ऐसा हमने समझ लिया है, ऐसा हमें लगता है कि ये बड़ा स्वाभाविक बात है। ये स्वाभाविक नहीं है। नहीं, हमने ऐसा सुन लिया, ऐसा देख लिया और उसका अनुपालन करे जा रहे हैं, भेड़ चाल, है ना। तो अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आप बेवजह खुश रहिए। वजह मिल जाए तो वैसे खुश हो ही जाएंगे। बेवजह खुश रहिए, अपने मन को उन अवसादों से मुक्त करें जी, जो हो गया। जी गुरु जी। हाँ, बेवजह खुश रहना भी एक आर्ट है। देखिए, धर्मों में कहा गया है क्षमा वीर से आभूषण। क्षमा जो है वीरों का आभूषण है। क्षमा करना कमजोर आदमी के बस की बात नहीं है। बड़ा जो बहुत बड़े दिल का आदमी है ना, वही किसी को क्षमा कर सकता है। तो क्षमा वीर से आभूषण जी, नहीं, तो ये सारी मेरी एक आप जीवन का निचोड़ समझ लीजिए कि यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ ये कर पाएं कि 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम, 24 घंटे में से सब जमा घटा गणा करके आप ये 20 मिनट यदि अपने आप में निकाल रहे हैं, तो आपसे बड़ा योगी आज के ज़माने में कोई नहीं है। और इस योग की जो सिद्धियां हैं, इस योग की जो अनुभूतियां हैं, वो निशब्द है। जी, मुझे कहना मुश्किल है, क्योंकि वो जब आप समझ जाएंगे तो शायद आप भी ये मेरी तरह कहेंगे कि उसे कहना मुश्किल है। तो हम अपने सभी साधकों को यही चाहते हैं कि वो इसको अनुभव करें, समझने से ज़्यादा अनुभव करें। जी गुरु जी। क्योंकि समझने के लिए प्रणिपात चाहिए, है ना। हम लोग उस दशक के लोग हैं जहाँ पर माता पिता ने जो कहा, हमने उसको, गुरु ने जो कहा, हम उसे आंख बंद करके मान लेते थे। अनुभव करने की कोशिश करें। अनुभूतियों के आधार पर हमने तय किया कि ये बात ठीक थी या गलत थी। जी जी, है ना। आज जो व्यवहार है वो यही है कि बड़ों की बात हम सुन नहीं रहे हैं और निर्णय कर ले रहे हैं सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर। तो इस विषय पर चर्चा करें तो फिर काफी लंबी खींचेगी। बिल्कुल गुरु जी। तो मैं चाहूँगा बस 10 मिनट सभी लोग सुबह बैठे और शाम को बैठे, तो आप अपने आप को कह सकते हैं आपके साथ। तो गुरुजी चर्चा करने को इतना कुछ है कि आपको लेके हम कम से कम 10-15 एपिसोड बना सकते हैं, लेकिन इस बार के लिए इतनी ही दूर तक हम चलते हैं। अगले एपिसोड में, अगले आने वाले किसी एपिसोड में फिर आपके साथ लंबी बातचीत करेंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे कार्यक्रम में और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए, जब मैंने योग शुरू किया था तो वहाँ कहा था कि उपदेश जो है वो सबसे बड़ी सेवा है, वो सबसे बड़ा दान है जी। लेकिन उपदेश देने के लिए व्यवस्था चाहिए जी, और इस व्यवस्था को आपने मेरे लिए निर्मित किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, है ना। गुरुजी आप कृपया शर्मिंदा ना करें, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग योग को लेकर और भी आगे बात करेंगे, योग और कला की विभिन्न विधाओं को लेकर आगे बात करेंगे। और चलते चलते आपको एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं गुरुजी। और हम लोग जल्दी जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को भी सहृदय नमन। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबको कैसा लगा कलाकार विद कलाविथी का यह सेकंड सीज़न और इस सेकंड सीज़न का यह पहला एपिसोड? आप सब अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, हमारी ये नई पारी कैसी लगी। जल्दी ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच।